आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस ब्राह्मण मुख्यमंत्री की जिसने आलाकमान के आदेश पर कुर्सी छोड़ दी और उप मुख्यमंत्री बन गए। बात उस ब्राह्मण मुख्यमंत्री की भी जो कभी चुनाव नहीं हारा और मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर जाकर जिसके पास आती रही। बात उस चुनाव की भी जिसने संभवतः राजस्थान से एक और ब्राह्मण मुख्यमंत्री छीन लिया। तो बात उस विधानसभा सीट की भी जो है तो मुस्लिम बाहुल्य मगर विधायक ब्राह्मण चुनकर आता है। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह धरतीपुत्र है और आप देख रहे हैं राजगाथा, गाथा समाज की। मैं राजस्थान की राजनीति की सबसे ताकतवर जाति और ताकतवर क्यों है वो हम आगे चर्चा करेंगे। ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। साल है 1952, राजस्थान का पहला आम चुनाव। परिणाम आते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार और दिग्गज नेता जय नारायण व्यास चुनाव हार जाते हैं और इस तरह राजस्थान को पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री और पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिलता है टीकाराम पालीवाल के रूप में। मगर टीकाराम पालीवाल ज्यादा दिन इस कुर्सी पर नहीं रह पाए क्योंकि उपचुनाव में जयनारायण व्यास विधायक बनते हैं और आलाकमान के एक आदेश पर टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर जयनारायण व्यास की कैबिनेट में सहर्ष उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हालांकि जयनारायण व्यास भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिक नहीं पाए और एक युवा विधायक की बगावत से मात खा गए, जिसके नाम आगे चलकर राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। हालांकि 20 साल बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी ब्राह्मण समुदाय के पास वापस आती है, आलाकमान की नापसंद के बावजूद विधायकों के वोटों से जीतकर हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी के विश्वस्त और सूबे के दिग्गज जाट नेता रामनिवास मिर्धा को हराकर हरदेव जोशी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हासिल कर ली, मगर वो 5 साल तक इस कुर्सी पर नहीं रह पाए, यानी उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। दौर था 1977 का, देश में जनता पार्टी की लहर थी। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है और हरदेव जोशी पूर्व मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो दिल्ली में कोई और यानी जगन्नाथ पहाड़िया आलाकमान का विश्वास हासिल कर चुके होते हैं। 1980 के चुनाव में कांग्रेस जीत तो जाती है मगर हरदेव जोशी पूर्व मुख्यमंत्री ही बने रहते हैं। फिर एक राजा के एनकाउंटर में सूबे के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की राजनीतिक बलि चढ़ाई जाती है और हरदेव जोशी के लिए फिर से राजनीतिक उभार का रास्ता तय होता है। 1985 के चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाती है। राजीव गांधी हरदेव जोशी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, मगर दिवराला से उठी आग की लपटों ने हरदेव जोशी की मुख्यमंत्री की कुर्सी को झुलसा दिया। हरदेव जोशी जहाज में बैठते हैं और सीधे असम के राजभवन में लैंड कर जाते हैं। जोशी जी की किस्मत के सितारों में मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी भी दौड़ रही थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शून्य पर आ जाती है। 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने होते हैं और राजीव गांधी एक बार फिर हरदेव जोशी पर भरोसा जताते हैं। उनका जहाज असम के राजभवन से सीधा मुख्यमंत्री निवास में लैंड कर जाता है और ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न केवल हरदेव जोशी का बल्कि अभी तक ब्राह्मण मुख्यमंत्री का भी आखिरी सफर होता है, यानी हरदेव जोशी का ये मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी कार्यकाल साबित होता है। जोशी जी एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जो अपने जीवन काल में कभी चुनाव नहीं हारे। 10 चुनाव उन्होंने लड़े और 10 चुनाव उन्होंने जीते, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। इसी दौर में एक और जोशी का राजनीति में उदय होता है। नाम है सीपी जोशी, जो 1973 में उदयपुर यूनिवर्सिटी, जिसे अब मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, एक दबंग छात्र नेता के रूप में पहचान बनाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया की नजरों में आते हैं और 1980 में नाथद्वारा से अपना पहला चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं। लगातार 10 साल वो नाथद्वारा से विधायक रहते हैं और 1990 का चुनाव हारने के बाद वापस अध्ययन अध्यापन की तरफ मुड़ जाते हैं, जहां वो LLB और PhD की डिग्री पूरी करते हैं। मगर राजनीतिक बुलंदियां मेवाड़ के इस जोशी का इंतजार कर रही होती है। वो 1998 में वापस सक्रिय चुनावी राजनीति में लौटते हैं, नाथद्वारा से चुनाव लड़ते हैं और अशोक गहलोत की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते हैं। 2003 में कांग्रेस प्रदेश की सत्ता से बाहर होती है तो सोनिया गांधी, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, इस तेज तर्रार प्रोफेसर पर भरोसा जताती है और इन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करती है और ये अपने राजनीतिक कौशल से सभी को एकजुट करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं और 2008 में वापस कांग्रेस को सत्ता में लाते हैं।
2008 के इस विधानसभा चुनाव में प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते और आलाकमान के नजदीकी होने के नाते सीपी जोशी को मुख्यमंत्री का स्वाभाविक चेहरा माना गया। सरकार तो लौटती है, मगर सीपी जोशी नाथद्वारा से 1 वोट से चुनाव हार जाते हैं। या यूं कहें कि ब्राह्मण समुदाय और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच में 1 वोट का फासला रह जाता है। 1 वोट की यह हार सीपी जोशी को दिल्ली के सफर पर ले जाती है, जहां वो केंद्र में मंत्री बनते हैं और एक समय कांग्रेस के केंद्रीय राजनीति के ताकतवर चेहरों में शुमार होते हैं। राहुल गांधी के विश्वसनीय माने जाने वाले सीपी जोशी दिल्ली से वापस जयपुर लौटते हैं। 2018 में नाथद्वारा से ही विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं, एक कड़क प्रोफेसर के रूप में। या यूं कहें कि एक कड़क प्रोफेसर की ही तरह विधानसभा को चलाने वाले सीपी जोशी 2023 के चुनावी दंगल में एक बार फिर से नाथद्वारा से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्राह्मण समुदाय की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आजादी के बाद से ही ब्राह्मण समुदाय कांग्रेस के साथ ज्यादा लामबंद रहा है। यही कारण है कि बार बार ब्राह्मण समुदाय से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भी बनाए, मगर जब पिछड़ों और दलितों की राजनीति ने जोर पकड़ा और कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों की राजनीति की तरफ देखना शुरू किया तो ब्राह्मण समुदाय कांग्रेस से छिटकना शुरू हो गया। ये दौर राम मंदिर आंदोलन का भी दौर था, जिसने भी ब्राह्मणों को कांग्रेस से दूर ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। मगर 2023 के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से, जिसका कारण समझना अभी थोड़ा मुश्किल है, ब्राह्मण समुदाय एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होता दिख रहा है। ब्राह्मण समुदाय की राजनीतिक ताकत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे, 6 विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण रहे। राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय की राजनीतिक ताकत को कुछ आंकड़ों के जरिए समझने का प्रयास हम करते हैं। राजस्थान में आबादी के हिसाब से ब्राह्मण समुदाय जाटों के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है। 1931 की जातिगत जनगणना के मुताबिक राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय की आबादी 8,82,304 यानी लगभग 7% से ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी के साथ ब्राह्मण समुदाय राजस्थान की लगभग 50 से 60 विधानसभा सीटों को सीधे सीधे प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को 36 टिकट दिए हैं, जाटों के बराबर। अगर विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण आबादी की बात करें तो 50,000 से लेकर 70,000, 75,000 तक की ब्राह्मण मतदाताओं वाली विधानसभा सीटों में सांगानेर, भीलवाड़ा, विद्याधर नगर, आसींद, बगरू, सरदार शहर, उदयपुर शहर, कोटा दक्षिण नाथद्वारा जहां से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, बीकानेर पश्चिम जहां से कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, झोटवाड़ा, बूंदी और सिविल लाइंस के नाम प्रमुख हैं। वहीं सरदार शहर, आमेर, सीकर, राजाखेड़ा, धौलपुर, मांडलगढ़, सूरसागर जहां से सूर्यकांता व्यास जिज्जी के नाम से जो मशहूर है वो लगातार विधायक रही है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। ब्यावर, केकड़ी जहां से राजस्थान में जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है उसमें शुरुआती समय में कैबिनेट मंत्री रहे रघु शर्मा चुनावी मैदान में है। शेरगढ़, मावली और चोमू जैसी विधानसभा है जहां पर ब्राह्मण वोटों की संख्या 20-25 हजार से लेकर 45,000 तक मौजूद है। वहीं अजमेर उत्तर, जोधपुर शहर, मसूदा, नसीराबाद, पुष्कर, बाड़ी, पीपलदा, मसूदा, दूदू, नवलगढ़, फतेहपुर जैसी सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण आबादी 10-15-20 हजार के रूप में वोटों के रूप में मौजूद है और हार जीत का फैसला तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। ये तो हो गई ब्राह्मणों की राजनीतिक ताकत वोटों के हिसाब से। ब्राह्मणों की एक और ताकत है अन्य समुदायों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत, और यही कारण है कि एक विधानसभा ऐसी है जो है तो मुस्लिम बाहुल्य, मगर वहां का विधायक शुरू से लेकर अब तक केवल ब्राह्मण समुदाय से चुनकर आया है। हवा महल विधानसभा, जहां मुस्लिम आबादी लगभग 35% जनसंख्या के रूप में मौजूद है, मगर आप आंकड़े देखेंगे विधायकों के तो तमाम विधायक ब्राह्मण समुदाय के ही आपको नजर आएंगे। ब्राह्मणों की राजनीतिक ताकत को देखते हुए ही बीजेपी ने ब्राह्मण कम्युनिटी और मेवाड़ से आने वाले सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी। उसका कारण ब्राह्मण समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ मेवाड़ में गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने से जो रिक्तता पैदा हुई है, जो शून्यता पैदा हुई है राजनीतिक, उसको भरना भी एक माना जा सकता है।
वहीं ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या ब्राह्मणों के राजनीतिक ताकत से लाभ उठाने के लिए ही संभवतः ब्राह्मणों के एक और बड़े चेहरे जो बीजेपी को छोड़कर जा चुके थे, अपनी अलग पार्टी बना चुके थे, फिर कांग्रेस में भी शामिल हो चुके थे, घनश्याम तिवारी जो सांगानेर से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, उनको न केवल पार्टी ज्वाइन करवाई बल्कि राज्यसभा की सदस्यता भी उनको दी। वहीं 9-10 साल बाद ब्राह्मण के पास बीजेपी ने अपने प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है। इससे पहले 2013-14 के दौरान अरुण चतुर्वेदी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस में बीडी कल्ला, रघु शर्मा जैसे नाम हैं जो बड़े ताकतवर चेहरों में शुमार हैं और कैबिनेट मंत्री इस सरकार में रहे हैं। विधायकों की संख्या, टिकट कितने मिले, राजनीति के बड़े दिग्गज चेहरों से इतर ब्राह्मण समुदाय राजस्थान में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक रूप से बेहद मजबूत स्थिति में रहा है और ये हमेशा ताकतवर रहा है। कहा जाता है कि सत्ता किसी की भी आए, सत्ता की राजनीतिक और प्रशासनिक डोर ब्राह्मण समुदाय के हाथ में रहती है। इस बात को आप प्रशासनिक पदों पर काबिज लोगों के जरिए भी समझ सकते हैं। अब 2023 के इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान का ब्राह्मण समुदाय राजनीतिक रूप से कितना ताकतवर बनकर उभरता है, यह आने वाला समय बताएगा। या 2023 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समुदाय किसकी सत्ता का खेल बनाता है और बिगाड़ता है, यह 3 दिसंबर को पता चलेगा। या फिर 2023 का ये विधानसभा चुनाव राजस्थान को एक और ब्राह्मण मुख्यमंत्री देकर जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय जय राजस्थान।